बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सबसे पहले तमाम अहले वतन को यौम दिफा मुबारक हो। 6 सितंबर 1965 ये दिन हमें हर तरह से खुशियाँ देता है, क्योंकि इस दिन हमने अपने दुश्मन को, जो असली दुश्मन है, उसके नापाक अज़ाइम को मिलिया मेट किया था। हमारी तमाम मुसल्लह अफ़वाज भरपूर तरीके से मैदान में उतरी थीं और एक ख़्वाब लेके आया था दुश्मन कि शायद उन्होंने जो सुबह का नाश्ता है वो जिम खाना लाहौर में आके करना है, लेकिन हमारे अफ़वाज पाकिस्तान के जवानों ने, अफसरों ने अपनी जान के नजराने पेश किए और दुश्मन के ये अज़ाइम नाकाम बनाए। तो आज का दिन पूरी कौम पाकिस्तान की, वो दुनिया के किसी भी हिस्से में, किसी भी खित्ते में बसती है, तो भरपूर तरीके से मनाती है। और कल यौम फ़िज़ाइया होगा, क्योंकि इसमें हमारी चारों मुसल्लह अफ़वाज ने भरपूर तरीके से अपना काम किया, अपना फ़र्ज़ अदा किया। और पाकिस्तान के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले, और उसमें कोई भी ऐसा सेगमेंट सोसाइटी का नहीं था जिसने इस जंग में भरपूर तरीके से अपना किरदार ना अदा किया हो, क्योंकि नौखेज़ मुल्क था। 1965 चंद बरस हुए थे पाकिस्तान को बने हुए, और दुश्मन का ख्याल था कि ताज़ा दम हो के अगर इन पे हमला करेंगे तो शायद खुदा न खास्ता पाकिस्तान का वजूद बाकी नहीं रहेगा। और चौधरी साहब तो उस वक्त मौजूद थे, मैं तो उस वक्त उस दुनिया में भी नहीं आया था। चौधरी साहब से पूछते हैं, चौधरी साहब 1965 आपको तो याद होगा, कुछ ना कुछ यादें होंगी। बिल्कुल याद है, मैं अपने गांव में था ना, ये हमारा बॉर्डर पर है जी। ये नारंग मंडी से पहले हर 200 उधर जो रेलवे ट्रेन जा रही थी उस पर भी बॉम्बिंग हो गई सिविलियन पर, और बॉर्डर के नज़दीक थी तो जहाज़ों का और तोपों की गन गरज जो थी रात दिन, वो आज भी याद है। और पूरी कौम जो है यानी जान, और पूरा मुल्क, जब सदर फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान ने ऐलान किया कि कलमा पढ़ के ला इलाहा इल्लल्लाह हो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा, और कहा कि किस कौम को ललकारा है, और फिर कौम खड़ी हो गई। और आपने देखा कि अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त हुई, और आज तक वो अपने ज़ख्म चाट रहे हैं। तो ये बड़ा दिन है और बड़ा वाक़या है। बिल्कुल चौधरी साहब, 6 सितंबर से अगर हम आखिरी इवेंट लें तो वो बनता है पुलवामा ड्रामा, और उसके बाद फिर अभिनंदन। तो चौधरी साहब, एक और बात भी मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि इस दफ़ा बड़े भरपूर तरीके से ये दिन मनाया जा रहा है। छोटे छोटे ISPR ने, पाक फ़िज़ाइया ने, पाक बहरिया ने अपने छोटी छोटी जो क्या कहना चाहिए क्लिप्स शेयर किए, मुख्तलिफ़ शहदा के घर गए, शहदा के लवाहकीन से, शहदा के कब्रों पे जाके फूलों की चादरें चढ़ाई गई, हाज़िरी दी गई पूरे मुल्क में। और उसमें अब तक 1947 से लेके आज तक जितने भी शहदा जो हैं इस वतन पे कुर्बान हो चुके हैं, सबको खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, और अब तक किया जा रहा है। एक बहुत बड़ी कैंपेन यूँ कहें, और इसमें हमारा मीडिया भी अहम किरदार अदा कर रहा है, और बाकी जो लोग हैं, मुकामी लोग जिन के करीब शहदा की कब्रें हैं, वो जा रहे हैं और भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे थे तो एक आवाज़ आई कि जी हम ये क्यों मनाते हैं 6 सितंबर, ये तो बहुत पुराना वाक़या हो गया 1965 का। तो चौधरी साहब, ये इतना गैर अहम दिन है कि हम ये कहें, और जबकि हम अपने बच्चों की सालगिरह बड़े भरपूर तरीके से मनाते हैं, अपनी सालगिरह मनाते हैं, वो शादी की हो या पैदाइश की हो। तो ऐसे लोग जिन्होंने कोई तीर नहीं मारा अब तक, उनकी तो केक शेक काटे जाएं, लेकिन 6 सितंबर हो, 23 मार्च हो, 14 अगस्त हो, इन दिनों को ना मनाया जाए और इनको डिस्करेज किया जाए, तो ये नेगेटिविटी क्यों है सोसाइटी में? ये एक दूसरा एक तबका आपने तालीम के ज़रिए या वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के ज़रिए या हिंदुस्तानी फ़िल्मों के ज़ेर असर या कल्चर की यलगार के ज़ेर असर एक मुख्तसर ऐसा ग्रोह या ऐसे लोग भी पैदा कर दिए हैं कि ये पाकिस्तान क्यों बना है, खुदा न खास्ता ये बॉर्डर की क्या ज़रूरत है। जैसे नवाज शरीफ ने कहा कि ये लकीर है, हम भी वही हैं वो। और भाई मैं तो ये कहता हूँ कि तमाम मुसलमानों को, जितने भी रोए ज़मीन पर मुसलमान हैं, जो कम नहीं हैं,
उनको जंगे बदर के जो वाक़यात हैं उनको सबकन और फर्दन उनको पढ़ाया जाना चाहिए और उसकी उनसे एक पूरी की पूरी इस्लामी जो नज़रिया है उसकी ऊपर कारबंद रहने का और होने का जज्बा पैदा होता है। सामने बाप है, इधर बेटा है, उधर भाई है, इधर भाई है, यानी इस लेवल पर जाके यानी लोगों ने अपना इस्लाम के लिए जिहाद किया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या सरबराही में, और अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को अल्लाह ताला ने शिकस्त दिलवाई। तो इसलिए जंगे बदर का सबक भूलना नहीं चाहिए। आप 65 की बात कर रहे हैं तो आज भी हमारे लिए बड़ा दिन है इस हिसाब से भी कि अफ़गानिस्तान में आज बरतानवी वज़ीर दिफा कह रहा है कि अमेरिका का सुपर पावर का स्टेटस जो है मिलियामेट हो गया है, वो सुपर पावर अब नहीं रही अफ़गानिस्तान में शिकस्त के बाद। सो ये दुनिया बदल रही है और इसका हमें भरपूर एक इजहार भी करना चाहिए और आइंदा ज़िंदगी के इक़्तिसादी तरक्की के साथ साथ फ़ौजी तरक्की के लिए भी कारबंद रहना चाहिए। और मैं आई एम ग्लैड दैट द प्रेजेंट लीडरशिप इन द आर्मी एंड इन सिविलियन साइड बोथ आर committed to a Pakistan which is militarily strong and politically stable and economically viable. बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात की। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि तारीख़ पढ़नी चाहिए और हमारे जो हीरोज़ हैं किसी भी फील्ड के हैं, वो खा खिलाड़ी हैं, खा वो हमारी अस्करी लीडरशिप है, खा वो हमारी सिविल लीडरशिप है, कोई भी हैं जहाँ जहाँ मौजूद हैं, उन हीरोज़ को याद रखना चाहिए और उन हीरोज़ को खराज तहसीन पेश करना चाहिए जिस जिस शोबे में जिसने अच्छा काम किया है। क्योंकि जो कौमें हीरोज़ का ख्याल नहीं रखती, हीरोज़ की कदर नहीं करती और हीरोज़ को डिसक्रेडिट करती हैं, वहाँ उनके लिए फिर आगे मशअल राह कोई नहीं होता, वो फिर क्या कहना चाहिए बेक़ियादत रह जाती हैं। और ये एक अच्छा एहसास है, इसको एंजॉय करना चाहिए। जिस तरह हम अपनी बर्थडे और पैदाइश और शादी की सालगिरह ये सारे अपने बच्चों की मनाते हैं, तो ये तो उससे कई गुना दर्जे ज़्यादा खुशी का लम्हा है। क्योंकि आज़ाद वतन ये कदर अगर आपने महसूस करनी है कि आज़ाद वतन क्या होता है, आज़ादी के सांस क्या होते हैं, तो ये मकबूजा कश्मीर के बासियों से पूछें कि वो किस हाल में रह रहे हैं, और हिंदुस्तान के मुसलमानों से पूछें जिनकी आबादी पाकिस्तान की आबादी से ज़्यादा हिंदुस्तान में 22 करोड़ से ज़्यादा 25 करोड़ मुसलमान हैं इस वक्त इंडिया में। उनसे पूछें कि वो 25 करोड़ होते हुए भी वो तीसरे दर्जे के शहरी बना दिए गए हैं, उनको हकूक़ हासिल नहीं हैं, नए नए क़वानीन बनाए जा रहे हैं, उनको मजहबी आज़ादियाँ हासिल नहीं हैं, उनको सकाफ़ती आज़ादियाँ हासिल नहीं हैं, उनको सियासी आज़ादियाँ हासिल नहीं हैं। ये उनसे पूछना चाहिए कि वो किस हाल में है और आज़ादी की नेमत क्या होती है। इसी तरीके से मकबूजा कश्मीर, उसके बाद फ़लस्तीन जाएं जिनकी कई नस्लें बर्बाद हो चुकी हैं और छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कुर्बान हो रहे हैं। आप ताज़ा तरीन मिसाल सैयद अली गिलानी की हमारे सामने है कि 12 साल से कैद में रखा, हाउस अरेस्ट रखा और उसके बाद उसकी लाश छीन ली गई और बाकी ये कि उस पर एहतजाज बुलंद किया गया, सदाए एहतजाज, तो उनकी ख़वातीन और बच्चों पे गद्दारी के मुकदमे बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे लोग जो आज़ादी की नेमत को नहीं समझते वो इनको ज़रूर स्टडी करें। तो चौधरी साहब, आपने बात की अफ़गानिस्तान की, तो अफ़गानिस्तान में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जाते और वो विज़िट करते हैं, अफ़गान तालिबान की लीडरशिप उनको इनवाइट करती है, वो वहाँ जाते हैं, मुलाकातें करते हैं। और क्यों ना जाएं, नंबर 1 तो ये कि क्यों ना जाएं, उस पर एक तूफ़ान बदतमीज़ी पैदा हो गया और ख़ास तौर पे इंडिया उस पर क्या वावेला कर रहा है, ज़रा सुनिए जी। ISI चीफ पहुंच गए वहां पर और इसीलिए मैं कह रही हूं कि ये तालिबान की सरकार बन रही है या पाकिस्तान की सरकार है। अब ISI चीफ का काबुल पहुंचना साफ दिखाता है कि अफगानिस्तान में सरकार बनाने में भी पाकिस्तान हस्तक्षेप कर रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर आपको बता दें कि गुलबुद्दीन हिकमतयार से ISI चीफ की मुलाकात हुई है, तालिबान की सरकार बनाने पर चर्चा हुई है, यानी कि सरकार बनाने को लेकर अब और ज्यादा अटकलें तेज हो गई हैं।
और बड़ी खबर आपको बता रहा है कि तालिबान सरकार में किस तरह से पाकिस्तान का हाथ है। सरकार बनाने में मदद करेगा पाकिस्तान। काबुल पहुंचा आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद। कई अधिकारी भी आईएसआई प्रमुख के साथ तालिबान के नेताओं से मिल रहे हैं। तालिबान के नेताओं ने आईएसआई चीफ को न्योता भेजा। फैज हामिद आईएसआई चीफ वहां पर अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे। हमारे साथ इस वक्त मेजर गौरव आर्या भी स्टूडियो में मौजूद है। मेजर गौरव आर्या, आपसे मैं समझना चाहती हूँ, आईएसआई चीफ का काबुल पहुंचना क्या बताता है? देखिए, पूरे पाकिस्तान का ही वो कोई काम नहीं है वहां पे। आपने अभी पूछा था इसका क्या काम है। काम तो वहां पे इमरान खान का भी नहीं है, काम DGISI का भी नहीं है, काम पाकिस्तान का भी नहीं है, काम इमरान खान का भी नहीं है। चौधरी साहब, हम तो फिर बड़े बाहिम्मत हुए, सब्र वाले हुए कि 21 साल तक ये अफ़गानिस्तान में क्या क्या करते रहे, कितने दहशतगर्द इन्होंने पाले, कितने दहशतगर्दाना हमले करवाए, कलभूषण नेटवर्क, अल्ताफ़ हुसैन नेटवर्क, पता नहीं क्या क्या किया। तो हम तो बड़े फिर बाहिम्मत लोग हैं कि बड़े क्या कहना चाहिए, डिग्निटी के साथ अपने दुश्मन का से उनका जवाब दिया जी। हजारों बंदा आपका शहीद हो गया जी, लाखों बंदा उसके नतीजे में जख्मी हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है, कई उसके खमियाजे भुगते हैं पाकिस्तान ने, और कई $100 बिलियन का नुकसान हो चुका है पाकिस्तान को। हमने थोड़ी कुर्बानी दी है। अगर इनको आज मरोड़ उठ रहा है तो इनको मरोड़ उठ रहा है कि इनके 96 वहाँ जो कैंप बने हुए थे पाकिस्तान में तकरीब कारी के लिए, उनको शायद अब समेटा जाए जी। तो इसलिए इनको मरोड़ उठ रहे हैं। तो लेट देम क्राई, हमें उससे क्या गरज है। और भाई हर मुल्क जो है दूसरे मुल्क से अपने रवाबत के लिए आज़ाद है। अगर अफ़गानिस्तान वाले पाकिस्तान के वफद को, डेलीगेशन को उन्होंने इनवाइट किया है तो उनकी मर्ज़ी है। आज उन्होंने अभी इतलात आ रही हैं, अभी हम कंफर्म करते हैं अफ़गानिस्तान से अपने वो नुमाइंदे से बात करके कि वहाँ उन्होंने पाकिस्तान, ईरान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान, कज़ाकिस्तान और रूस और चीन, इन सब को अपनी तकरीब जो है हलफ बर्दारी कह लें या जो भी उनका नाम है, वो उसमें दे वांट रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम दीज स्टेट्स। तो ये उनका राइट है। उन्होंने एक सो कॉल्ड सुपर पावर को शिकस्त दी है, और उनके इत्तेहादी जो सबसे बड़े हैं बरतानिया, उनके वज़ीर दिफा ने कहा है कि भाई ये अमेरिका जो है अब सुपर पावर का उसका जो स्टेटस था वर्ल्ड में वो ख़त्म हो गया। ये मजाक है कोई? बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपने कहा कि हमारे नुमाइंदे, तो हमारे नुमाइंदा खसूसी जी पेशावर के हमारे ब्यूरो चीफ हैं ज़ियाद साहब, वो इस वक्त काबुल में मौजूद हैं। उनके साथ इस्लामाबाद से गए हुए हमारे कैमरामैन जावेद अल्ताफ़ मुग़ल मौजूद हैं, अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और बड़ी एक्सक्लूसिव ख़बरें वहाँ से दे रहे हैं। बगराम जेल का भी विज़िट कर चुके हैं और आप ARY पे देख भी चुके हैं। तो उनसे मालूम करते हैं कि इस वक्त काबुल में क्या सिचुएशन है, ख़ास तौर पे DGISI के विज़िट के बाद जो इंडिया ने एक तूफ़ान बदतमीज़ी पैदा किया और काफ़ी चीखो पुकार हुई। तो DGISI का दौरा काबुल कैसा रहा, ज़ियाद साहब? जी, आपको भी आज जैसे हम काबुल में बैठे हुए हैं, आपने इस्लामाबाद और लाहौर से चौधरी साहब ने भी यौम दिफा पर मुबारकबाद दिया, तो हम भी अपनी कौम को मुबारकबाद देना चाहते हैं। और इस मुबारकबाद के पीछे जो है, तो यहाँ पर जिस तरीके से हमारे जो मेहमान आए थे उन्होंने यहाँ पर काफ़ी गरम काफ़ी पी, लेकिन उसकी जो गरमाइश है और उसका जो धुआं है वो हमारे पड़ोस मुल्क में ज़रा दिखाई दिया है। तो उस हवाले से इस दौरे की जो अहमियत है वो बदस्तूर अभी तक कायम है। आज भी जितने भी अफगान टीवी हैं, अफगान जर्नलिस्ट हैं, वो इसको डिस्कस कर रहे हैं। इस ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी बारहा जो अफगानी जर्नलिस्ट हैं और जो गैर मुल्की जर्नलिस्ट हैं उनके भी बार बार क्वेश्चन सामने आए कि DGISI यहाँ पर आए थे, उनसे क्या बातचीत हुई, और हमने भी खुसूसी तौर पर उनसे बात की। लेकिन इस मुलाकात के हवाले से हर बंदा अपने पर्सपेक्टिव से बात कर रहा है, लेकिन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने बहुत अहम बात की है। अगर देखा जाए तो ये मुलाकात ऐसा लगता है जैसे कि अफगान तालिबान पर आए हैं। और दूसरा, आप देख रहे होंगे कि वेस्टर्न मीडिया पे बहुत ज्यादा ये खबरें चल रही थी कि पाकिस्तान के जो तुरखम बॉर्डर है, उस्कुन बुल्दुक बॉर्डर, वहाँ पे अफगान बाशिंदे आकर खड़े हो गए हैं और वो पाकिस्तान आना चाहते हैं। तो उस पाकिस्तान, और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान उनको एंट्री नहीं दे रहा है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान यहाँ पे अफगान तालिबान से बात करने आए थे कि आप हमें ये जो है अफगान जनता मुजाहिद की है कि ये एंट्री अफगान
کو بند کی ہے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ جب انہوں نے 15 ٹیک اوور کیا تھا تو یہاں کی جیلوں سے بہت سارے لوگ قیدی بھاگ گئے، اور وہ اب بھاگ کر چونکہ افغان طالبان نے یہاں پر اپنی حکومت قائم کر رہے ہیں تو اس حکومت کے خطرے کی وجہ سے وہ پناہ لے رہے ہیں۔ کو یہ خطرہ ہے کہ جو ان کے خلاف لڑتے آئے ہیں، جس میں جو ہے تو افغانستان کی آرمی کے لوگ ہیں، انٹیلیجنس کے لوگ ہیں، اور ان کے پاس اہم معلومات ہیں، تو وہ کہیں جو ہے اس راستے کو اختیار کرتے ہوئے فرار نہ ہو جائیں۔ تو آج نبیل مجاہد نے یہ واضح کیا کہ ان سے ہماری جو ملاقات ہوئی تو اس ملاقات میں ہم نے ان پیرامیٹرز پر بات کی، میکینزم پر بات کی، کس طریقے سے ان کو جو افغان باشندے ہیں ان کو پاکستان میں انٹری دی جائے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان اپنا ایک میکینزم بنا رہا ہے جس کے ذریعے شناخت ہوگی ہر باشندے کی جو کہ پاکستان میں انٹر ہو سکے۔ تو ایک تو یہ وضاحت کہ یہ پاکستان اپنی طرف سے، چونکہ پاکستان پہ بلیم آ رہا تھا کہ افغان باشندے بارڈر پر کھڑے ہو گئے اور پاکستان ان کو انٹری دے رہا ہے، حالانکہ یہ طالبان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ ہمیں خدشہ ہے کہ کہیں ایسے لوگ جو کہ ہمیں مطلوب ہیں وہ بھاگ جائیں، تو اس حوالے سے یہ مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ دوسری مشکلات یہ ہے کہ پاکستان کے کنسرن تھے کہ طالبان کے جب ٹیک اوور کر لیا ہے اور پاکستان کے جتنے بھی ڈسٹرکٹ ملتے ہیں، چاہے پکتیا، خوست ہے، کنڑ ہے، وہ جو ملتے ہیں ہمارے باجوڑ سے، ہمارے بومن سے، ہمارے شمالی وزیرستان سے، وہاں پر دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ تو طالبان نے جس طرح دوحہ معاہدے میں یہ کہا تھا کہ ان کی یہاں جب وہ ٹیک اوور کر لیں گے استعمال ہونے نہیں دیں گے دوسرے ملک میں دہشت گردی کے لیے، تو اس حوالے سے بھی یہ کنسرن اپنا پیش کرنے آئے تھے کہ پاکستان میں جو واقعات ہو رہے ہیں اور کیوں ہو رہے ہیں، اس حوالے سے وہ اپنا جو ہے رول ادا کرے۔ تو یہ ایک بڑی مثبت یہاں سے آپ نے ایک دو تین باتیں کی بڑی امپورٹنٹ۔ آپ نے یہ کہا کہ بارڈر کراس کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اس میں میرے پاس جو خبر ہے، ایک تو NDS جو 100% را کی ایک کیا کہنا چاہیے بی ٹیم تھی افغانستان میں، اور ان کے سبارڈینیٹ کے طور پہ کام کر رہے تھے، NDS کو ڈسمنٹل کر دیا گیا، آج خود ختم ہو گئی ہے۔ ان کے وہ لوگ جو کہ را کے ساتھ براہ راست منسلک تھے وہ موجود ہیں، ان کے پاس پاسپورٹ ہیں افغانستان کے، وہ جو اطلاعات ہیں ہمارے پاس کہ وہ مہاجرین کے روپ میں دوسرا TTP اور دیگر کالعدم تنظیموں کے لوگ ہیں جو پاکستان آنا چاہ رہے ہیں، اور ان کو باقاعدہ طور پہ پلاننگ کے تحت جو انٹرنیشنل فورسز ہیں اور انڈیا ہے وہ بھیجنا چاہ رہا ہے۔ تیسرا کیٹیگری وہ ہے وہ انڈینز جن کو اشرف غنی حکومت نے افغانی پاسپورٹ ایشو کیے تھے، ان کی لسٹ بھی پاکستان کے پاس موجود ہے، اور اب ان پہ انڈیا براہ راست کلیم بھی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ افغانی پاسپورٹ کے ہیں، افغان پاسپورٹ رکھتے ہیں اور ہیں انڈین، ان پہ کوئی براہ راست یہ بھی نہیں کر سکتا۔ ان لوگوں کی لسٹ بھی موجود ہے۔ تو یہ تین کیٹیگریز پہ پاکستان اور افغان طالبان نے کوئی آپس میں انٹیلیجنس شیئرنگ کی ہے، اس کے بارے میں بتائیں۔ جی، اس کے علاوہ ایک یہاں پر ہے، ایک یہاں پر تھی 01 02 03 05، یہ ایک پوری ایک بریگیڈ تھی جس پر جو اشرف غنی کا بھی کنٹرول نہیں تھا، اور وہ ایسی بریگیڈ تھی کہ وہ صرف اور صرف اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ کلنگ کرے، اور وہ بریگیڈ جو ہے اس کا انچارج جو ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ وہ CIA تھے، اور وہ جو ہے تو اس میں سے افغانستان میں جو ہی جب یہ امریکہ نے لوگوں کو منتقل کرنا شروع کیا تو پہلی فرصت میں ان کو منتقل کیا گیا۔ اب اس کے حوالے سے جتنا بھی ڈیٹا یہاں پر موجود ہے، جو یہاں پر ان کو دستاویزات چاہیے، وہ اس دستاویزات کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ یہاں سے نکل رہے تھے تو انہوں نے ان کو انکوڈ کر دیا تھا۔ اب وہ دستاویزات تو یہاں پر موجود ہیں لیکن ان کو ڈیکوڈ ابھی کرنے کے لیے مختلف ممالک کی مختلف ٹیکنیکل معاونت بھی حاصل کی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے یہ جو افغانستان کے طالبان کے ترجمان ہیں انہوں نے بارہا اپنی پریس کانفرنسوں میں دکھایا کہ ہمیں جو ترکی ہے، اس کے علاوہ قطر ہے اور پاکستان ہے، ان سے جو ہے تو ہمیں ٹیکنیکل امداد چاہیے، کیونکہ افغانستان میں جو یہاں پر تکنیکی امور کے لوگ تھے، جو دفتروں میں کام کرتے تھے، جو فوج میں کام کرتے تھے، وہ سب لوگ بھاگ گئے ہیں، اور وہ لوگ یہاں پر ابھی کام کرنے کو تیار نہیں، اور جو فوج کے، انٹیلیجنس کے اور پولیس کے جتنے بھی زیادہ اہلکار تھے، وہ یہ جو پنجشیر کی لڑائی ہو رہی تھی 15 اگست سے جب سے طالبان نے ٹیک اوور کیا تھا، اب تو خیر
तालिबान ने बाकायदा ऐलान कर लिया है कि पंजशेर पर हमने पंजशेर पर कंट्रोल हासिल कर लिया और वहां पर उन्होंने मौलवी कुदरतुल्लाह को गवर्नर भी तैनात कर दिया। वो सब लोग जो है तो पंजशेर में जो है उन्होंने पनाह ले ली थी और पंजशेर की जितनी भी लड़ाई थी उसमें सबसे ज्यादा रोल उन्हीं का था। इसी वजह से ये लड़ाई अभी तक चलती रही थी। हालांकि ये कहा जा रहा है पंजशेर एक छोटी सी पहले डिस्ट्रिक्ट था, फिर उसको जो है उस पंजशेर का इन्फ्लुएंस इतना था कि उसको सूबा बना दिया गया और उस सूबे के अंदर 6 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए और उसमें आप 1 लाख की आबादी है और उसमें बताया जा रहा है कि 700-800 तो खाली जनरल थे और इसके अलावा जो बड़े बड़े नाम थे जिसमें बिस्मिल्लाह मोहम्मदी जो आर्मी चीफ थे वो भी पंजशेर से थे 1 लाख की आबादी के। और इसके अलावा जो है तो डॉक्टर अब्दुल्ला का नाम है, इसके अलावा कानूनी का नाम है, यूनुस कानूनी का नाम है, बहुत सारे नाम है। तो उस पंजशेर को तो आज उन्होंने मुकम्मल कहा, तालिबान ने बताया कि उन्होंने कंट्रोल हासिल कर लिया है और उसके बाद जो है तो आज तालिबान ने ये भी अनाउंस कर दिया कि अब अफगानिस्तान में कोई जंग नहीं होगी। अब जंगबंदी का भी उन्होंने ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि अफगानिस्तान पे अब उनका मुकम्मल कंट्रोल हासिल हो गया। तो ये आप सही कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं कि जिनकी फहरिस्तें अभी शेयर हुई हैं और वो पाकिस्तान के लिए भी खतरा है, अफगानिस्तान के लिए भी खतरा है, क्योंकि अफगान तालिबान ने NDS के भी काफी लोगों को पकड़ा हुआ है, वो इनकी जेलों में है। उनसे वो जिन से वो जो पकड़े जा सकते उनसे वो तफ्तीश कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो मालूमात हैं वो अब अफगान तालिबान को वो मालूमात चाहिए ताकि आइंदा के लिए वो जो जिस किस्म की वो पुलिस बना रहे हैं, जिस किस्म की फौज बना रहे हैं, उसके लिए उनके लिए रास्ता आसान हो सके। लेकिन उनके लिए मुश्किलात इस हवाले से हैं। तो इसी हवाले से ये जो DGISI का दौरा था, इसको आज जिस तरह ज़बीला मुजाहिद से जब मैंने पूछा कि इसको आप कैसे किस तरह से देखते हैं, तो वो कह रहे, उनका ये कहना था कि एक अच्छा दौरा था, पॉजिटिव दौरा था। हमारी हम आपस में मिलना जुलना चाहिए। पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान के अलावा दूसरे भी जो हैं, मतलब अगर ईरान से आते हैं, कतर से आते हैं, टर्की से आते हैं, तो हम तो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और जिस तरह चौधरी साहब ने भी बताया कि ये वाकई के जो यहाँ पे जो तालिबान के तर्जुमान अहमदुल्लाह वासिक, उनके ने इस बात की तस्दीक की है कि जब तालिबान की सेरेमनी होगी, जब नई गवर्नमेंट बनेगी, तो उसमें पाकिस्तान को, ईरान को, चीन को, ताजिकिस्तान को, रशिया को, टर्की को, कतर को, इन सब लोगों को बाकायदा वो दावतनामे जारी कर चुके हैं। और हमने जब आज ज़बीला मुजाहिद से ये क्वेश्चन भी जब किया गया तो उसने कहा कि जी उनके इल्म में तो इस बात की सूरत नहीं है, लेकिन मुझे हो सकता है कि हमारे जो दफ्तर जो इस इंतजाम की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने ये तमाम दावतनामे जारी कर दिए हों। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक पर आते हैं तो मजीद खबरें। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ हमारे नुमाइंदा खुसूसी ज़िया साहब मौजूद हैं और वो बड़ी ही अंदर की खबरें दे रहे हैं कि DGISI का विज़िट का मकसद क्या था, अफ़गान तालिबान के साथ क्या गुफ्तगू हुई। तो चौधरी साहब आइए मैदान में। ज़िया साहब, एक तो इनका ज़िया साहब का पूरा नाम क्यों नहीं बताते आप? ज़िया साहब का नाम क्या है ही नहीं जी, कोई आगे पीछे लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, आप जनरल ज़िया कह लें, आप चाह रहे हैं कि जनरल ज़िया कह लें। अच्छा, ज़िया साहब 2-3 सवालों के जवाब दे दें। एक तो ये है कि जब से 15 अगस्त से लेके आज तक, जब से काबुल पर तालिबान का कब्ज़ा हुआ है और उसके बाद अब पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा हो चुका है और वो काबिज़ हैं इस वक्त, उन पर ज़ोर दिया जा रहा है, उनको एडवाइस दी जा रही है, उनको कन्विंस किया जा रहा है कि आप तमाम एलिमेंट्स को लेके ऑल इंक्लूसिव, यानी सब पर मुश्तमिल एक हुकूमत तश्कील दें और बाकी ग्रुपों और ग्रोहों और इलाकाई जो रियालटीज़ हैं सियासी या कबायली, उनको भी, जैसे ताजिक हैं या पश्तून हैं या जो भी हैं, तो उनको शामिल करें। आया ISI के DG और उनके डेलीगेशन का जो दौरा था उसमें ये कोई पेशरफ्त हो सकी है कि अभी तक डेडलॉक है? जी चौधरी साहब, ये इस हवाले से ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस हवाले से आज जो है जो अफगान तालिबान के जो तर्जुमान है ज़बीला मुजाहिद, उन्होंने एक तो बड़े पुरजोर अंदाज में, और इसको जो है तो एक लिहाज में कह वो इसलिए कह रहे, इसको जोर दे के कह रहे थे कि हमने 20 साल की जदोजहद की है और 20 साल की जदोजहद हमने आज़ाद अफगानिस्तान के लिए की है। हमने इस 20 साल की जदोजहद में भी जब ये जंग लड़ रहे थे तो बहुत सारे ऐसे वक्त भी आए कि जब उनको कहा गया कि आप ये जंग बंद कर दे, आपको जो है तो मुज़ाकरात के जरिए और उन पे जो है तो मुख्तलिफ किस्म की शर्तें लगाई गई थी। तो उसने कहा कि अब जब हम हुकूमत में आ चुके हैं, अपने जोर बाजू से हमने ये
तमाम इक़्तिदार हासिल किया, कंट्रोल हासिल किया है, तो अब तो हम किसी की शर्त मानने को तैयार नहीं, क्योंकि हमारा जदोजहद का मकसद यही था कि हम किसी बैरूनी उसकी शर्त की बात, तो कोई बैरूनी हम पे जो है तो शर्त लगाएगा। हम अफगानिस्तान में, उनका ये कहना था कि हम अफगानिस्तान में किसी के बैरूनी इंटरफेरेंस नहीं मानेंगे। अगर कोई हमें तस्लीम करता है तो हमें इसी हैसियत में तस्लीम करेगा, और अगर नहीं करता तो हमने तो अपनी जदोजहद करके अपना जो है रिजल्ट दिखा दिया है। और इसी वाले से जब ये बताया गया कि आप तमाम जो यहाँ पे ताजिक हैं, उज़्बेक हैं और हज़ारा हैं, उन सबको जो है जिस तरीके से यहाँ पर बड़ी बड़ी कौमें हैं, उनको इसमें शामिल करने के लिए इनका क्या इरादा है, तो उनका ये कहना था कि वो सबको शामिल करेंगे, लेकिन वो कौमियतों की बुनियाद पे शामिल करेंगे। ये नहीं है कि आपने इस जमात से भी बंदे को ले लिया, उस हिस्सा बंदी जमातों की हिस्सा नहीं होगी, जमातों से हिस्सा नहीं लिया जाएगा, बल्कि उनके पास और तालिबान का ये कहना है कि जिस तरह से आज उन्होंने पंजशेर में एक पंजशेर से ताल्लुक रखने वाले बंदे को गवर्नर वहां पर तैनात कर दिया है, तो उनका ये कहना था कि हमारे उनके पास खुद जो है तो यहाँ पर जो मुख्तलिफ कौमियतें हैं उनके लोग तालिबान की सफ़ों में शामिल हैं, और उन्हीं कौमियतों की बुनियाद, उन्हीं कौमियतों से लोगों को उठा के ऐसी हुकूमत होगी जिसमें कि अफगानिस्तान की नुमाइंदगी होगी, कौमियतों की बुनियाद पे, जमातों की बुनियाद पे नहीं होगी। तो उस के तनाज़ुर में अगर देखा जाए तो ये जिस तरीके से कहा जा रहा है कि दीगर जमातों को शामिल किया जाए, तो वो थोड़ा सा ये लगता है कि इसमें इतना ज्यादा जो है तो इनके लिए खुला दिल या उनको उसमें इसमें एक चीज़ ऐड कर दूं मैं, वो ये कहते हैं चौधरी साहब, अफ़गान तालिबान, वो कहते हैं हम एक पॉलिटिकल एंटिटी हैं, एक फ़ौजी क़ुव्वत हैं, और तालिबान के अंदर वो कहते हैं तमाम कौमियतों के लोग मौजूद हैं और उनके कमांडर्स मौजूद हैं, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप मौजूद है। वो कहते हैं ये सारे मौजूद हैं, तो हम इस जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात की जा रही है कि तमाम कौमियतों की नुमाइंदगी होनी चाहिए, तो वो कहते हैं हमारे अपने जो तालिबान जमात के अंदर मौजूद हैं हम उनको लेंगे। ये नहीं हो सकता कि वाशिंगटन से, जो सब सुन लें, वो कहते हैं कि वाशिंगटन से किसी की चिट आ गई कि जिसको काबीना में शामिल कर लें, किसी की लंदन की ख्वाहिश है, कोई ब्रसल से आ गया यूरोपीय यूनियन का नुमाइंदा, तो हम ये नहीं करेंगे, हम लेंगे। उज़्बेक तो फिर उज़्बेक है, वो ये नहीं है कि जो बी पार्टी का है वो सिर्फ उज़्बेक है, जो तालिबान में बैठा है वो उज़्बेक नहीं है। ये डिबेट चल रही है। वो कहते हैं हम तमाम कौमियतों को शामिल करेंगे, लेकिन अपनी मर्जी से, जिन्होंने हमारे 20 साल जिद्दोजहद की है। जी देखें साबर साहब और ज़िया साहब, पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और उसकी रियासत और उसके अदारे, उनको तो तालिबान की हुकूमत से कोई तकलीफ नहीं है। वो अकेले हुकूमत चलाएं या दूसरी पार्टियों को शामिल नुमाइंदगान बीच में रखें, या अपनी पार्टी या अपने तालिबान जो है उसी के अंदर जो मौजूद है मुख्तलिफ एथनिक यानी नस्ली कबायली कौमियतों वाले लोग, उनको अकोमोडेट करें। दिस इज वो उनका अंदरूनी मामला है। असल में मसला यह है कि तालिबान की अफ़गान हुकूमत को दुनिया से तस्लीम करवाना और उनका साथ लेके चलना और पाकिस्तान को और अफ़गानिस्तान को अलग थलग होने से बचाना। आया तालिबान ये बात सुनने को तैयार है या नहीं? जी चौधरी साहब, इस हवाले से ही मैं बता रहा हूँ कि इस हवाले से जब उनसे ये क्वेश्चन किया गया, यही क्वेश्चन पूरी मीडिया में इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर भी और अफगानिस्तान के दानिशवर भी, अफगानिस्तान के सियासतदान भी, तमाम इस वक्त यही बहस चल रही है कि वो आया खवातीन को नुमाइंदगी देंगे, वो आया जो है दीगर जो पार्टियां हैं जिसमें गुलबर्न इख्तियार की पार्टी है, हामिद करजई के लोग, हामिद करजई यहाँ पर बैठे हुए हैं, अब्दुल्ला बैठे हुए हैं यहाँ पे, और दूसरे जो लोग हैं वो लोग बैठे हुए हैं, उनको आया वो नुमाइंदगी देंगे कि नहीं देंगे। तो उसी हवाले से उनका ये कहना था कि हम जो है अपनी फैसले खुद करेंगे, हमें जहाँ पर जिस बंदे की जरूरत होगी हम उस बंदे से रब्ता करेंगे और फिर उसको हम शामिल करेंगे। ये नहीं होगा कि हमें कोई भी मुल्क भी, इवन कि वो पाकिस्तान के बारे में भी कह रहे हैं कि हम किसी की डिक्टेशन नहीं लेंगे, हम जो है हमारे बरादराना ताल्लुकात सबसे होंगे, और अगर इस सूरत हाल में हमें कोई डिक्टेट करेगा तो वो उनका ये सोच में है कि फिर हमारी उस जदोजहद का कोई नतीजा नहीं होगा। दूसरा ये है कि वो एक वाज़े उनका लाइन है कि वो ये है कि जो पिछली हुकूमतों से लोग ताल्लुक रखते थे उनको वो इस हुकूमत में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि इनके अपने फाइल एंड रैंक्स में भी जो है तो इस हवाले से काफी एक रिजेंटमेंट पाई जाती है। वो बदस्तूर के साथ लड़ते रहे हैं,
دونوں طرفوں سے جو ہے تو جانی جو ہے تو ضیاع ہوا ہے، وہ اس حوالے سے ان کے اندر ایک اس حوالے سے کافی ایک تشویش بھی ہے بالکل ٹھیک ہے، اور کنسرن بھی ہے۔ ایک بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں اور خبریں۔ ویلکم بیک ناظرین، اب کابل سے اطلاعات آ رہی ہیں اور عالمی ذرائع ابلاغ اس کی تصدیق کر رہے ہیں جی کہ وادی پنجشیر پر مکمل طور پہ کنٹرول حاصل کیا جا چکا ہے۔ طالبان نے اپنا وہاں پہ گورنر بھی مقرر کر دیا ہے کہ جیسا کہ ہمارے نمائندے ضیاء الحق نے بھی بتایا۔ تو صورتحال یہ ہے کہ الجزیرہ نے بھی ایک خاص ٹویٹ کیا جی کہ طالبان نے مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے پنجشیر صوبے کا، اور آخری جو ایریا تھا افغانستان کا وہاں پہ بھی مزاحمتی فورس جو ہے وہ دم توڑ گئی ہے۔ یہ لیٹسٹ خبر۔ اب ذرا آتے ہیں جی کہ انڈیا کی جو تکلیف ہے وہ بہرحال موجود ہے۔ سہیل شاہین صاحب نے ایک بات کی، ترجمان ہیں افغان طالبان کے، کہ کشمیر ہو یا مسلمان کہیں بھی ہوں ان کو تکلیف پہنچے گی، ان کا حق ہوگا تو وہ آواز ضرور اٹھائیں گے۔ سنائیے گا جی۔ ہمیں بھی حق ہے ایز اے مسلم، اگر وہ کشمیر میں ہو، انڈیا میں ہو، دوسرے ملک میں ہو، مسلمان پر ایسا ہو رہا ہو، ہم اس کی آواز اٹھائے کہ دیکھو یہ مسلمان آپ کے لوگ ہیں، آپ کے سٹیزن ہے، آپ کے قانون کے مطابق وہ سارے ایکول ہے آپ کے سٹیزن، تو اس کو امپلیمنٹ کرے، اس کو حق دیا جائے۔ یہ ہم کہا ہے پچھلے وقت میں بھی اور کہیں گے، لیکن یہ کہ ہم کسی ملک کے خلاف کارروائی کرے، ملٹری آپریشن کرے، یہ ہماری پالیسی نہیں۔ بالکل صحیح ہے، جنہوں نے کہا جارحیت بالکل نہیں کریں گے بطور ملک، لیکن اگر کسی بھی جگہ پہ کوئی حق ہے، حق کی آواز ہے، وہ ضرور بلند کریں گے۔ چودھری صاحب نہیں، اب یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ دونوں سے کہ کتنے ملک ہیں جو اس بات کے لیے تیار ہو گئے ہیں کہ وہ افغانستان میں طالبان لیڈ گورنمنٹ کو لیجیٹیمیٹ جائز حکومت تسلیم کریں اور ان کے ساتھ بزنس ایز یوزول کے تعلقات قائم کریں۔ اس میں جو ضیاء سے بھی ان کا جو بیان آیا ہے نا، ضیاء سے بھی پتہ کر لیتے ہیں، جو جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ انوائٹ کریں گے تو یہ پھر یہی بلاک بنتا ہے، پاکستان، چائنا، روس، ایران، قطر، ٹرکی، یہ ہیں۔ ضیاء صاحب جی، چائنا پہلے کہہ چکا ہے کہ ہم طالبان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، طالبان کے۔ رشیا بھی یہ اعلان کر چکا ہے کہ وہ بھی جو ہے تو کام کرنے کے تیار ہے، البتہ برطانیہ اور امریکہ کی جانب سے کنسرن شو کیے جا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پاکستان بھی یہ چاہتا ہے کہ طالبان کی ایسی حکومت ہو کہ جس میں اس کو دنیا کی ریکگنیشن حاصل ہو، لیکن یہ تو بیرونی ملکوں کی خواہش ہے۔ لیکن میں آج آپ کو بتا رہا ہوں جس طریقے سے طالبان یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ ان کو اختیار ہے، انہوں نے ٹیک اوور کر لیا ہے، اور وہ خود جو حکومت جس وقت سامنے آئے گی تو اس حکومت کو ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسی ہم حکومت، اسی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو حکومت سازی میں جو تاخیر ہو رہی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک تو وہ ایک نیا کانسٹیٹیوشن لے کر آ رہے ہیں، دوسرا یہ کہ وہ ایسی حکومت بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ جس کے لیے جس سے بیرونی دنیا میں ان کو ریکگنیشن حاصل ہو سکے، کیونکہ ان کو خود معلوم ہے۔ بہت بہت شکریہ، ان کا وقت ختم ہوا۔ ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔